गुड आफ्टरनून। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज व्लादिमीर इलियच लेनिन का जन्मदिन है और पहले ये संभावनाएं थी जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं कि जहां लिखने का मौका मिलता था हम लिखते थे, दीवारों पे नारे लिखते थे, कैंपस में प्रोग्राम करते थे अपने छात्र जीवन में। और अपने जब फेसबुक आया तो फेसबुक पर भी खूब लिखा मैंने। और अब जब फेसबुक लाइव आया तो मेरे दिमाग में सुबह ये बात आई कि क्यों ना लेनिन पर प्रोग्राम किया जाए, बात की जाए थोड़ी बहुत, जो भी मतलब हमें कोई वो जैसे कहें कि माइलस्टोन टॉक तो देने नहीं है। लेनिन ऐसा नेता नहीं है जिसे कि आप इग्नोर कर दें। आप एक चीज जान लीजिए, मार्क्स ने जितनी दूर तक पूरी दुनिया को प्रभावित किया, लेनिन ने उससे अधिक इस दुनिया को प्रभावित किया और बदला। और ये बात मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के कह रहा हूं। अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का क्या असर होगा। लोग कहते हैं ना, कम्युनिस्टों ने क्या दिया। कम्युनिस्टों की कोई पॉपुलर या कोई पॉजिटिव भूमिका नहीं है। अभी भीड़ आई हुई है ना, जो गधा पचीसी में लगी हुई है इंटरनेट पर, जो रोज पानी पी कर आलोचना कर रही है और बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे यहां जो भी चीजें हैं वे सारी की सारी चीजें, उसमें कम्युनिस्टों की कोई भूमिका नहीं रही है। कम्युनिस्ट हमेशा देशद्रोही रहे हैं, जनता के विरोधी रहे हैं, जनता के शत्रु रहे हैं। लेनिन पर बात करते समय जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि हम एक चीज दिमाग में रखें हमेशा, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सोवियत संघ की और लेनिन की बहुत बड़ी भूमिका थी और बहुत बड़ी मदद थी। चाहे वो क्रांतिकारी हो चाहे वो गैर क्रांतिकारी हो, भारत के अंदर और भारत के बाहर सोवियत संघ की अनकंडीशनल मदद की बहुत बड़ी भूमिका थी स्वाधीनता आंदोलन को विजयी कराने में। और कम से कम इतना तो बनता है ना कि जब सोवियत संघ की बड़ी भूमिका थी तो वहां सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ में किसी जार या चर्च के अनुयायियों का शासन नहीं था। जिस लेनिन ने बहुत अधिक सारी दुनिया को प्रभावित किया, हमने पिछले दिनों यह भी फिनोमेना देखा, जगह जगह जहां जहां कम्युनिस्ट विरोधी मूवमेंट शुरू हुए, कम्युनिस्ट विरोधी सरकारें आई, इंक्लूडिंग त्रिपुरा, वहां पहला काम यह होगा कि लेनिन की मूर्ति गिराई गई। पूछा तो जा सकता है कि लेनिन की मूर्तियां क्यों गिराई जा रही हैं? लेनिन ने कौन सा अपराध किया था? लेनिन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि जब 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ तो सारी दुनिया के देशों पर और खासतौर पर उन देशों पर जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, जो गुलामी में थे, जो साम्राज्यवाद की जंजीरों में बंधे हुए थे, उन राष्ट्रों पर बहुत दूर तक असर हुआ। और आप इसको एक सामान्य सी बात समझते हैं। आप एक टुइया सी पोस्ट लिखते हैं फेसबुक पर जिसमें कि आपके 1000, 2000, 5000, 20000 या 10 हैं और आप उसे समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया और एक व्यक्ति ने एक को प्रभावित ही नहीं किया, सारी दुनिया के स्वाधीनता आंदोलनों को एक तरह से गंभीरता से प्रभावित किया। उसका कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए।
इसका मतलब है कि आपकी आंख में रतौंधी है, आपको दिखाई नहीं देता। जो लोग कहते हैं कम्युनिस्टों ने क्या किया, मैं सिर्फ एक चीज विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं खुद कम्युनिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज बहुत ही ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन ने सारी दुनिया का 20वीं शताब्दी में भूगोल बदल दिया। अक्टूबर रेवोल्यूशन ना हुआ होता, आप जान लीजिए इसे, अक्टूबर रेवोल्यूशन ना हुआ होता तो सारी दुनिया में स्वाधीनता आंदोलनों की लहर उतनी तेज न चल रही होती। छोटा सा देश, एक ऐसा देश भूगोल के लिहाज से बहुत बड़ा सोवियत संघ, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं। एक ऐसा देश जहां के जो परिवर्तन घटे, उन परिवर्तनों ने सारी दुनिया को प्रभावित किया। कौन सी चीज थी? एक ही चीज थी जिससे अभी ये चिढ़ते हैं ना, जो अभी लड़के, यंग लड़के जो सारे देश में नारा लगाते हैं, हमें क्या चाहिए? आजादी। लेनिन के नेतृत्व में जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, उसका सबसे पहला नारा था, हमें आजादी चाहिए। सोवियत संघ की जनता को जार के नेतृत्व से आजादी की जरूरत थी और सारी दुनिया की जनता को साम्राज्यवादी देशों से आजादी की जरूरत थी। ये हमें चाहिए आजादी का जो नारा है ना, ये पृथकतावादियों का नारा नहीं है, ये कन्हैया कुमार का नारा नहीं है और जेएनयू का नारा नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आजादी की ललक और आजादी को पाने की और उसके लिए किसी भी हद तक जाने की जो इच्छा शक्ति, वो अक्टूबर रेवोल्यूशन ने पैदा की। हिंदुस्तान का हर एक रंगत का क्रांतिकारी उनसे प्रभावित था। और अक्टूबर रेवोल्यूशन ने सारी दुनिया में साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला दी। इसलिए अक्टूबर रेवोल्यूशन और उसके इंपैक्ट को कम करके नहीं देखना चाहिए। रोज वामपंथ को गाली देते हैं, जो लोग रोज कम्युनिस्टों को गाली देते हैं और कहते हैं कि उनके पास एक नायक है नरेंद्र मोदी, जरा वो 5 लेखकों के नाम बताएं। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी लिख चुका हूं मैं, वो 5 लेखकों के, बड़े लेखकों के नाम बताएं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हों। और ऐसे 5 बड़े लेखकों के नाम बताएं जो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए हो और उन्होंने हिंदुस्तान में लिखा हो। आपको हिंदुस्तान की हर एक भाषा में लेनिन के व्यक्तित्व से और अक्टूबर रेवोल्यूशन से प्रभावित दर्जनों लेखक मिलेंगे, हर भाषा में मिलेंगे। हेडगेवार थे उस समय तो आरएसएस के। अरे किसी ने 4 पंक्तियां नहीं लिखी हेडगेवार के ऊपर, लेकिन लेनिन के ऊपर कविताएं लिखी गई, लेनिन के ऊपर निबंध लिखे गए, हिंदी में लिखे गए, हिंदी की पत्रिकाओं में लिखे गए। उस जमाने की सरस्वती पत्रिका की आप फाइलें उठाइए, दर्जनों आपको लेख मिलेंगे। कोई लेखक नहीं, कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, चाहे जिस विचारधारा का हो, जिसको कि अक्टूबर रेवोल्यूशन ने प्रभावित न किया हो और जिसने अक्टूबर रेवोल्यूशन के पक्ष में, क्रांति के पक्ष में साहित्य न लिखा हो। एक फिनोमेना चल रहा है पिछले 20 साल से, 22 साल से खासतौर पर। झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग सच के बारे में सोचना ही बंद कर दें। मुझे लगता है कि फेसबुक लाइव जैसे जो मीडिया में, वो मेरे जैसे लोग जो एकदम एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है ये उन लोगों के झूठ को एक्सपोज करने का बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। आप एक बार सिर्फ क्लिक कीजिए, आपको हजारों किताबें मिलेंगी जो अक्टूबर रेवोल्यूशन पर लिखी गई हैं। आप एक बार लाइब्रेरी जाइए, आप नेशनल लाइब्रेरी जाइए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाइए, आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाइए, आप मद्रास यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाइए, आप जितनी भी पुरानी लाइब्रेरियों में जाएंगे, आपको अक्टूबर रेवोल्यूशन का साहित्य मिलेगा। और जाके देखिए वहां पर कि आरएसएस के बारे में कभी किसी ने एक निबंध भी लिखा था।
यानी जिनके पास में कुछ नहीं है प्रभावित करने के लिए सिवाय दुष्प्रभावित करने के, वे लोग आज हमारे बीच में लगातार यह प्रचार कर रहे हैं कि कम्युनिस्टों ने कुछ नहीं किया। एक काम तो किया, एक काम तो किया। लेनिन का एक कंट्रीब्यूशन तो है कि उसने सारी दुनिया के लिए क्रांति के सपने को साकार करके दिखाया, और ये साधारण काम नहीं था। सोवियत संघ बहुत पिछड़ा हुआ देश था। भारत आज जिस स्थिति में है, भारत से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ देश था सोवियत संघ। सो लेनिन की जो भूमिका रही है वो छोटी नहीं रही है। आप चाहे जितनी मूर्तियां गिराइए, आप चाहे सोवियत संघ को बदल के आप कुछ भी नाम रख दीजिए उसका, लेकिन लेनिन ने जो किया है वैसा तो कोई नहीं कर सकता। एक और उदाहरण दे रहा हूं कि लेनिन ने क्या किया, क्यों याद करना चाहिए उसे। ह्यूमन सिविलाइजेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि स्त्री को पुरुष के बराबर समानता का दर्जा दिया गया, पहली बार हुआ। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के पहले कभी भी किसी भी सभ्यता ने स्त्री को पुरुष के बराबर समानता का दर्जा नहीं दिया और व्यवहार में उसे लागू नहीं किया। कहीं किसी ने फिक्शन में लिखा हो तो लिखा हो। अक्टूबर रिवॉल्यूशन की और लेनिन की यह सबसे बड़ी भूमिका थी, जान लीजिए आप। सारी दुनिया की औरतें कृतज्ञ हैं लेनिन की। पूंजीवादी देशों में स्त्री को समानता का दर्जा नहीं दिया गया था। आज भी अनेक देशों में समानता का दर्जा नहीं है। सोवियत संघ पहला देश था जिसने के स्त्री पुरुष के बीच में इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और उसे व्यवहार में लागू किया। ये जो हर औरत जो मैटरनिटी लीव लेती है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के पहले मैटरनिटी लीव नहीं होती थी मेरे दोस्तों। अक्टूबर रिवॉल्यूशन पहला रिवॉल्यूशन था जिसने के बच्चा होने पर मां के लिए छुट्टी की व्यवस्था का प्रावधान किया, लीगल राइट्स बनाया इसे। सारी दुनिया ने उसे फॉलो किया। उसके बाद मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसे, आप कम्युनिस्टों के बारे में बोलने के पहले कम से कम पढ़ें। मार्क्सवादियों के बारे में, मार्क्सवादियों की अनेक गलतियां हैं, अनेक प्रॉब्लम है, वो उन पर हम खूब लिखते रहे हैं, खूब बातें हुई हैं उन पर, आगे भी लिखेंगे। एक दिन हम हो सकता है फेसबुक लाइव पे कम्युनिस्टों की खाली गलतियों पर भी बातें करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है उसकी तो पहले चर्चा करें। महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि लेनिन की, उसने स्त्री को इक्वलिटी का दर्जा दिया, और जो मुझे लगता है सारी दुनिया के पूरे विमर्श को, पूरे ज्ञान के विमर्श को, राजनीति के विमर्श को उसने पूरा पलट दिया। हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते कि लेनिन इसका आर्किटेक्ट है। किसी के दिमाग में यह चीज पहले नहीं आई। बहुत लोग थे, लेनिन से भी ज्यादा अक्लमंद लोग थे। कहते हैं ना, वो खुद लेनिन भी कहते थे, वो कहते हैं कि आप बुद्धिजीवी हैं तो जरूरी नहीं अक्लमंद भी हों, और आप अक्लमंद हैं तो जरूरी नहीं आप बुद्धिजीवी हों। हमारे यहां ये दो तरह की कौमें रही हैं, दो तरह के लोग रहे हैं। तो लेनिन ने एक तीसरा काम यह किया कि उसने जनता की चेतना को, एक कॉमन आदमी की चेतना को, एक किसान की चेतना को, एक मजदूर की चेतना को, इंटेलेक्चुअल की चेतना तक ऊपर उठाया। सोवियत संघ के मजदूर, उनका जो डिस्कोर्स है, उनकी जो बहस है, सोवियत संघ के किसान, उनके जो बहस के मुद्दे हैं, आप उन्हें देखिए। हमारे यहां ऐसे बुद्धिजीवी हैं, थोक के हिसाब से, सभी नहीं है, थोक के हिसाब से ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनकी चेतना का स्तर ऊपर की बजाय नीचे है। वो हमेशा प्रतिगामी किस्म की बातें सोचते हैं, रसातल की तरफ जाने वाली बातें सोचते हैं। लेकिन लेनिन ने जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के दौरान
किसानों की चेतना और मजदूरों की चेतना के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसने किसान और मजदूर की चेतना को इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब मजदूर और किसान बुद्धिजीवी की तरह सोचते थे। पहले बुद्धिजीवी सोचते थे उनके बारे में, अब बुद्धिजीवी नहीं, अब मजदूर किसान बुद्धिजीवियों की तरह सोचने लगे। और यह एक साधारण चीज नहीं थी, असाधारण चीज थी। आप तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे बीच में ऐसे तमाम किस्म के बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर, तमाम ख्यातिनामा लेखक, जिनके पास में सामान्य अक्ल की चीज नहीं है, कहने के लिए वो इंटेलेक्चुअल हैं। क्या करना चाहिए इंटेलेक्चुअल को? क्या करना चाहिए इंटेलेक्चुअल को? बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका हो सकती है? बुद्धिजीवियों की एक भूमिका तो यह हो सकती है कि बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि से दौलत कमाए। वो कल्चर का जो उत्पादन करता है, वो उत्पादन का लक्ष्य होना चाहिए अधिक से अधिक पैसा कमाना। कल्चर का एक डायमेंशन है इकोनॉमिक्स, और जितना पैसा कमाएगा उतनी शोहरत बढ़ेगी, उतना ही सत्ता करीब आएगा। अभी है ना, अभी चल रहा है एक सिलसिला, मैं संकेत भर कर रहा हूं। हिंदी में एक प्रकाशन है जो लगातार बुद्धिजीवियों को अभी फेसबुक लाइव कर रहा है। मेरी आदत है, मैं कंटेम्प्रेरी जो स्थिति होती है उसमें बोलता हूं, मेरी आदत है। पूछो इन बुद्धिजीवियों से कि क्या उनकी कोई पॉलिटिकल भूमिका है कि नहीं है आज के दौर में। लेनिन का कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने संस्कृति को राजनीति से जोड़ा, उसको इकोनॉमी से निकाला। संस्कृति पर बात होगी, साहित्य पर बात होगी, कहानी पर बात होगी, उपन्यास पर बात होगी, तो किस चीज पर बात होगी? उसके राजनीतिक आयाम पर बात होगी। हम लोगों ने एक ऐसा बुद्धिजीवी तैयार किया है जो कि साहित्य के साथ में राजनीति को जोड़कर उसके राजनीतिक आयाम को देखना ही नहीं चाहता। अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने कल्चर के साथ पॉलिटिक्स के इंटीग्रेटेड रिलेशन को स्थापित किया, स्वीकृति प्रदान की, जो कि पहले नहीं था। पहले संस्कृति का मतलब संस्कृति होती थी, अधिक से अधिक आप उसको संस्कृति के संदर्भ में देखते थे, या उधर थोड़ा दूर जाते थे तो इकोनॉमी के साथ जोड़कर देखते थे। लेकिन अक्टूबर रिवॉल्यूशन और लेनिन का जो नजरिया था, वो कैसा नजरिया था, मैं आपको उसका एक दो उदाहरण दे रहा हूं। उससे आप उसकी जटिलता को समझ सकते हैं और भूमिका को भी समझ सकते हैं कि लेनिन कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। आप सब लोग जानते हैं टॉल्स्टॉय का, आप लोगों ने नाम सुना है। टॉल्स्टॉय बहुत बड़े कद के लेखक थे और सोवियत संघ टॉल्स्टॉय के वो सबसे बड़े सोवियत संघ के सबसे बड़े आइकॉन थे टॉल्स्टॉय। एक जमाने में जब लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, वहां एक बहस चली साहब, बहस चली टॉल्स्टॉय को अपमानित करने वाली, टॉल्स्टॉय के बारे में गलत मूल्यांकन करने वाली, और यह कहा गया कि टॉल्स्टॉय तो जमींदारों के लेखक हैं। और इस बहस में तमाम किस्म के क्रांतिकारी लोग शामिल थे। उस बहस में उस जमाने के जॉर्ज प्लेखानोव भी शामिल थे। वे प्लेखानोव, जिन प्लेखानोव की किताबों को पढ़कर लोग उस जमाने में बोल्शेविक बनते थे, मार्क्सवादी बनते थे। प्लेखानोव को सोवियत संघ का मार्क्सवाद का गांधी माना जाता है, आज भी माना जाता है। लेनिन स्वयं कहते थे कि अगर किसी को कम्युनिस्ट बनना है तो उसे प्लेखानोव की किताबें पहले पढ़नी चाहिए। स्वयं प्लेखानोव इस मुहिम में शामिल थे, टॉल्स्टॉय को गलत ढंग से विश्लेषित करने और मूल्यांकन करने की मुहिम में। क्यों? क्योंकि जो टॉल्स्टॉय के जो उपन्यास होते थे, टॉल्स्टॉय के उपन्यासों की ब्यूटी ये होती थी कि उसमें जो किसान होते थे ना, वो बड़े क्रांति विरोधी होते थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मानते थे, वो बोल्शेविज्म को नहीं मानते थे,
वो समाजवाद को नहीं मानते थे और लंबे लंबे उनके डायलॉग होते थे उसमें। तो कम्युनिस्ट इससे बहुत भड़कते थे कि ये जो टॉल्स्टॉय के जो पात्र हैं तो कम्युनिस्टों के खिलाफ बोलते हैं, क्रांति के खिलाफ बोलते हैं, बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। हमारे यहां है ना ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं प्रगतिशील आंदोलन में ऐसे लोग हैं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ में अगर आप बोलेंगे तो वो आपको तत्काल लेवल कर देंगे कि बीजेपी का आदमी है, या ये कहेंगे रेनिगेट है, भगोड़ा, बिक गया है। टॉल्स्टॉय के बारे में गलत मूल्यांकन में कम्युनिस्ट पार्टी की रैंक एंड फाइल पूरी शामिल थी लेनिन के जमाने में, जान लीजिए। उसमें प्लेखानोव जैसे व्यक्ति भी शामिल थे जो कि दादा गुरु थे मार्क्सवाद के। उस समय जो बहस चली, उस बहस में हस्तक्षेप करते हुए लेनिन ने 6 पत्र लिखे। मेरे पास अभी पत्र नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो पत्र भी पढ़ के सुनाता। बहुत बहुत शानदार पत्र हैं। जैसे मैंने आपसे कह चुका हूं कि मैं अभी निहत्था हूं, मेरे पास औजार नहीं है मेरे। ये जो मैं बोल रहा हूं ये स्पॉन्टेनियसली जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो उसमें पहला पत्र जो लेनिन ने लिखा उसका शीर्षक दिया जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जो लोग कहते थे कि टॉल्स्टॉय बुर्जुआजी का लेखक है, जमींदारों का लेखक है, क्रांति विरोधी है, मजदूर विरोधी है, वगैरह वगैरह, टॉल्स्टॉय ने इन सारी आलोचनाओं को खारिज करते हुए, लेनिन ने सारी आलोचनाओं को खारिज करते हुए टॉल्स्टॉय पे जो लिखी गई थी, ये लेख का शीर्षक दिया रूसी क्रांति का दर्पण टॉल्स्टॉय। लेनिन का कद ये था, जिस व्यक्ति ने अपने उपन्यासों में क्रांति की आलोचना की, क्रांतिकारी पार्टी की आलोचना की, उस व्यक्ति को वो कह रहे हैं क्या? क्रांति का दर्पण, रूसी क्रांति का दर्पण। और उन्हीं पत्रों में एक जगह लेनिन आलोचना करते हैं को बोले कम्युनिस्टों ने किया क्या है गांव में अभी तक। ये बात हो रही है उस जमाने की जब सोवियत संघ में रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। तो बोले अभी तो गांव में कम्युनिस्ट पार्टी पहुंची नहीं, आपने किसानों में काम ही नहीं किया, किसान आपको जानता ही नहीं है, तो आप ये क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं किसान आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी क्रांति का स्वागत करेगा, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी का स्वागत करेगा, उसके पक्ष में बोलेगा। अरे आप तो कभी गए नहीं उसके बीच में। तो जो किसान कम्युनिस्टों को जानता ही नहीं है, वह किसान अगर कम्युनिस्टों की आलोचना कर रहा है तो इसमें गलत कुछ नहीं है। टॉल्स्टॉय की ताकत यह है कि टॉल्स्टॉय ने जार के जमाने में जो किसानों का और कृषि दासता के रूपों का जो चित्रण किया है, किसानों के शोषण का जो चित्रण किया है, वह चित्रण जार शाही के पूरे शोषक चरित्र को उजागर करता है और वह हमारी क्रांति के लिए मददगार है। उसके उपन्यासों को, टॉल्स्टॉय के उपन्यासों को जब भी साधारण आदमी जब भी पढ़ेंगे तो बार बार उनके अंदर जार के शासन के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा। और इसी अर्थ में लेनिन ने कहा था टॉल्स्टॉय रूसी क्रांति का दर्पण है। हम लोगों की मुसीबत यह है कि हम लेनिन के बारे में जानते नहीं है लेकिन अधिकार से कहते हैं। हम कम्युनिस्टों के बारे में जानते नहीं लेकिन अधिकार से कहते हैं कम्युनिस्ट ऐसे होते हैं, कम्युनिस्ट वैसे होते हैं। एक बहुत जरूरी है सीखना। लेनिन के जमाने में मैक्सिम गोर्की भी हुआ करते थे और मैक्सिम गोर्की बहुत बड़े लेखक थे, इसमें कोई तो रहा। और मैक्सिम गोर्की कम्युनिस्ट नहीं थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी नहीं थे। जो लोग हैं फेसबुक पे उन्हें मालूम है कि उन्होंने एक उपन्यास लिखा था मदर, मां। और वो हुआ ये कि वो उपन्यास जो है उन्होंने पार्टी सेक्रेटरी को दे दिया, जिले के जहाँ रहते थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा है सर अभी, क्या आप देख के हमें दे दीजिएगा, फिर हम छपने दे देंगे। पार्टी सेक्रेटरी ने अंदर डाल दिया उसे, क्योंकि उसमें जो था, जो चरित्र थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी को पसंद नहीं आया कि चरित्र इस तरह की बातें करें और चरित्र चित्रण इस तरह का हो। 2 साल तक वो उपन्यास पढ़ा रहा अंदर। अब गोर्की बड़े दुखी हुए, तो गोर्की ने जाके एक दिन लेनिन को अप्रोच किया और कहा कि भाई, लेनिन के साथ में गोर्की की बहुत अच्छी दोस्ती थी, विलक्षण दोस्ती थी।
उसकी चर्चा बाद में करूंगा मैं। जो असल चीज समझने की है कि उन्होंने कहा कि मैंने उपन्यास लिखा था और मैंने पार्टी सेक्रेटरी को दे दिया, और पार्टी सेक्रेटरी ने को दिया इसलिए कि भाई पढ़ ले, अगर कोई आपत्ति हो तो बता दे, लेकिन उन्होंने तो वापस तो किया ही नहीं, अंदर रख दिया है और वो कोई जवाब भी नहीं दे रहे। तो इन्हें तत्काल पार्टी सेक्रेटरी को मैसेज भिजवाया कि उपन्यास निकालो, वापस करो। तुम कौन होते देखने वाले, ये जैसा है वैसा ही छपेगा। वो उपन्यास जैसा था वैसा ही छपा। सारी दुनिया में जो प्रगतिशील साहित्य गया, अक्टूबर रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा दूसरा तीसरा महत्वपूर्ण डेवलप, तो लेनिन ने एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, गोरकी के साथ गप कर रहे थे, तो गोरकी से पूछा कि भाई तुम बताओ तुम क्या करें, तुम बताओ क्या हेल्प कर सकते हो हमारी, तुम जो कहो हम कर देते, तुम कुछ सोच के बताओ। तो गोरकी ने उन्हें सलाह दी। अब सोचिए एक दोस्त कैसा होता है। गोरकी ने कहा कि देखो, वैज्ञानिकों, संस्कृति कर्मियों, लेखकों, बुद्धिजीवियों के लिए आप कोई एक तो संगठन बनाइए, और दूसरा ये है कि एक प्रकाशन बनाइए, दुनिया की भाषाओं का प्रकाशन हो और सस्ता हो, सबको पहुंच जाए, क्योंकि क्लासिकल रचनाएं, अच्छी रचनाएं पहुंच नहीं पाती दुनिया में लोगों के पास। तो लेनिन ने कहा कि तुम योजना बनाओ, मेरे पास लाओ, मैं साइन कर दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। जिसे हम लोग प्रगति प्रकाशन के नाम से जानते हैं सोवियत संघ के, उस प्रगति प्रकाशन की नींव गोरकी ने रखी, और प्रगति प्रकाशन से तकरीबन 150 के करीब भाषाओं का साहित्य, दुनिया का बेहतरीन साहित्य प्रकाशित और प्रचारित हुआ। यह वह साहित्य जो कम्युनिस्टों ने नहीं लिखा। इसमें से अधिकतर रचनाएं उनकी हैं जो गैर कम्युनिस्ट हैं। लेनिन का अवदान यह है कि सारी दुनिया की संस्कृति मेरी संस्कृति है। कम्युनिस्टों के लिए संस्कृति किसी भी देश की हो, लेकिन वो ये कहते हैं ये मेरी संस्कृति है, उनके लिए पराई नहीं होती कोई चीज। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लेनिन का जो योगदान है, उस योगदान को कम से कम याद तो रखो। इन दिनों एक बीमारी चली हुई है, बड़ी बीमारी है वो, नेशनलिज्म की। लेनिन पहला बड़ा नेता था, बड़ा व्यक्ति था जिसने जो आंदोलन से निकला था, और लेनिन ने एक ही मैसेज दिया कि हमें राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। लेनिन राष्ट्रवाद को अस्वीकार करते थे, कहते थे ये बहुत खतरनाक चीज है। कहते थे कि हमें राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, हमें विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार चाहिए। वो अपने आप तय करें उन्हें क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे संभालना है प्रशासन, वो तय करें। लेकिन राष्ट्रवाद के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो पक्ष में किसके थे? आत्मनिर्णय के अधिकार के। और वहां उन्होंने बाकायदा अपने संविधान में विभिन्न राष्ट्रीयताओं और जातीयताओं को, नेशनलिटीज को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया। सोवियत संघ के संविधान में यह चीज लिखी हुई थी कि कोई भी राष्ट्रीयता चाहे, कोई भी नेशनलिटी चाहे, वो जब तक इच्छा हो साथ में रहे सोवियत संघ के, और अगर जब इच्छा ना हो वो अलग हो सकती है, उसे कोई बांध के नहीं रख सकता। और जान लीजिए आप, इसी स्पिरिट के आधार पर सोवियत संघ का विभाजन हो गया गोर्बाचोव के टाइम में, क्योंकि आत्मनिर्णय के अधिकार को इन प्रैक्टिस सोवियत संघ में उसका आधार तैयार किया लेनिन ने। आप तो एक सामान्य से पाकिस्तान के साथ में झगड़ा होता है, कश्मीर को संभालते हुए आपको बरसों हो जाते हैं, फौज लगाई हुई है। आपको पंजाब में आतंकवाद आता है तो बरसों लग जाते हैं, फौज लगाई हुई है, क्योंकि हमारे यहां ये अधिकार नहीं है किसी को। सोवियत संघ में ये अधिकार है, और राज्यों को अधिकार है कि वो चाहे तो अलग हो सकते हैं। और जब गोर्बाचोव के समय में राज्यों ने तय किया कि वो अलग होना चाहते हैं, अलग राष्ट्र के तौर पर रहना चाहते हैं, तो आराम से पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ और अलग हो गए। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कहीं कोई फायरिंग नहीं हुई, और राष्ट्र अलग हो गए। ट्रू स्पिरिट में, एक सही मायने में राष्ट्रों की आत्मनिर्णय के अधिकार को लेनिन ने साकार किया।
इसलिए ये सोचना और मानना कि लेनिन का जो है कोई योगदान नहीं है, कम्युनिस्टों का कोई योगदान नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि नेशनलिज्म बहुत अच्छी चीज है, लेनिन की एक किताब है जो साम्राज्यवाद पर लिखी हुई है, पूंजीवाद की चरम अवस्था साम्राज्यवाद। उस पुस्तक में लेनिन ने बड़े तरीके से विकसित पूंजीवादी मुल्कों में जो नेशनलिज्म था, वो नेशनलिज्म कैसे इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हुआ और उसने कैसे शोषण के और उत्पीड़न के औजार का काम किया, इसकी विस्तृत व्याख्या की है। दो किताबें बहुत जरूरी है पढ़नी, एक ये पूंजीवाद की चरम अवस्था साम्राज्यवाद, और दूसरी जो पुस्तक है जिसको कि बहुत ज्यादा स्टेट एंड रेवोल्यूशन। सारी दुनिया के लोगों को, जन आंदोलनों को प्रभावित किया इन लोगों ने। अभी हमारे लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में रहते हैं ना हम लोग, तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है? हमारे यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए जो आने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एंटरटेनमेंट है वो। लेनिन ने इस पर जोर नहीं दिया। लेनिन पहले व्यक्ति थे, पहले थिंकर थे जिन्होंने कि इस बात पर जोर दिया कि ये जो केबल है, इस केबल की क्या भूमिका है। ये जो टेलीकम्युनिकेशन में केबल होता है ना, पहले जो आता, अभी तो सैटेलाइट से है, तो हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं बिना केबल के बात कर रहा हूं मैं आपसे, मोबाइल है बिना केबल के चल रहा है। लेकिन जो इंपीरियलिज्म आया, इंपीरियलिज्म की जो सबसे बड़ी भूमिका थी, इंपीरियलिज्म को लाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका, कौन सी चीज थी? लेनिन का कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जानते हैं क्या है? कि उसने जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो निहित जो पॉलिटिक्स थी, जो आइडियोलॉजिकल भूमिका थी इनकी, इसको उजागर किया। मसलन हम ये जानते थे कि ये जो नया जो ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के तौर पर आया है, इस नए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह है कि अब देश इंटीग्रेट हो रहा है, देश एक दूसरे से जुड़ रहा है, हम देश एक दूसरे को जान रहा है, ये हम जानते थे। लेनिन ने एकदम भिन्न तरीके से लिखा। लेनिन ने लिखा कि हिंदुस्तान में जो रेल का जो नेटवर्क बिछाया जा रहा है ना, ये नेटवर्क इसलिए नहीं बिछाया जा रहा है कि हिंदुस्तान को जो है जोड़ना है, बल्कि नेटवर्क इसलिए बिछाया गया कि हिंदुस्तान के जो कच्चे माल है, उसका जो संसाधन है, उनका कैसे दोहन किया जाए और लंका शायर में कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को साकार किया जाए। तो हमारे यहां जो रेलवे पहले आई, वो रेलवे ने क्या काम किया? रेलवे का काम था माल ढुलाई का, कच्चे माल की ढुलाई का। उससे फायदा कैसे हुआ? ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को। ये रेल के डिब्बे, रेल की पटरी, रेल का इंजन तो 47 के बाद बनने शुरू हुए। भारत जब आजाद हुआ तब, उसके पहले तो सब कुछ बाहर से आता था और सब कुछ बाहर जाता था। लेनिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ये मॉडर्न पीरियड में इंपीरियलिज्म के दो महत्वपूर्ण एलिमेंट रहे हैं कंट्रोल के। आप जस्ट सोचिए थोड़ी देर के लिए, टाइम मैगजीन ने एक जमाने में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में क्या टिप्पणी की थी? हमारे सोशल साइंस के जो लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जिन्होंने बहुत डिटेल्स में 1857 का अध्ययन, उनमें से अधिकतर लोग टेलीकम्युनिकेशन की भूमिका को महत्व नहीं देते। टाइम मैगजीन ने उस जमाने में लिखा कि अगर भारत के पास में टेलीकम्युनिकेशन होता, भारत की सेनाओं के पास,
तो भारत कभी 1857 का संग्राम नहीं हारता। अंग्रेजों की सेना जीती इसलिए क्योंकि उनके पास में विकसित टेलीकम्युनिकेशन था। इससे एक जगह से दूसरी जगह सेनाओं के को मोबिलाइज करने में, उन्हें पहुंचाने में मदद मिली और भारत हार गया। लेनिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया कि नया जो कंट्रोल है, इंपीरियलिज्म का कंट्रोल है, वो किसके जरिए आएगा? टेलीकम्युनिकेशन के जरिए। आज ये वास्तविकता है, आज ये वास्तविकता है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां इतनी विशालकाय और ताकतवर हैं कि वे सारी दुनिया को कंट्रोल करती हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन का मतलब यह है कि वो एक दूसरे से बातचीत का मीडियम खाली नहीं। लेनिन ने इस बात को हाईलाइट का मतलब है कि वर्चस्व का कम्युनिकेटिव मीडियम। जो ताकतवर वर्ग हैं उनके वर्चस्व को बनाए रखने का यह सबसे बड़ा मीडियम है। और यह चीज बार बार प्रूव हो रही है। कौन 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 व्यक्ति था जिसने किसे सबसे पहले फोरकास्ट किया? लेनिन। दूरसंचार जो है वो औपनिवेशिक शासन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। और आज भी है। जो नए किस्म की जो इंपीरियलिज्म की जो गुलामी है उसके कंट्रोल का आज भी ये सबसे बड़ा मीडियम है। तो जहां अच्छी बात कही है उसे तो मान लो। काहे को इस पूर्वाग्रह में फंसे हुए हो कि नहीं हम लेनिन की बात नहीं मानेंगे, हम लेनिन को स्वीकार ही नहीं करेंगे। एक आखिरी बात फिलहाल के संदर्भ में, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पर भी कहते हैं कभी कभी और बातचीत में भी कहते हैं कि हमें क्रांति चाहिए। तो क्रांति क्यों नहीं हो रही है? अब आप सोचिए कि सोवियत संघ में क्रांति कैसे हुई थी, तब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और आप ये ध्यान रखिए जो राजकमल प्रकाशन के जरिए जो लेखकों के जो संवाद हो रहे हो और भाषण हो रहे हैं ना, इसको भी जरा सुनते रहिए। थोड़ा आइडियोलॉजिकली क्वेश्चन किया जाना चाहिए इन लेखकों को। इन लेखकों को मजबूर किया जाना चाहिए कि आइडियोलॉजिकल पोजीशन लें, बोलें। साहित्य की भूमिका क्या है? दिल बहलाने की। साहित्य की भूमिका क्या है कि आपको सुलाने की या कहानियां सुनाने की? आप चाहते हैं कि साहित्य में क्रांति हो, समाज में क्रांति हो, राजनीति में क्रांति हो, तो क्रांति के लिए कौन सी चीज जरूरी है? लेनिन ने क्या चीज ऐसी की जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ? क्रांति के लिए पहली शर्त थी कि क्रांति के प्रति आपके अंदर लगाव हो और क्रांति की अनुभूति हो। और दूसरी चीज थी कि क्रांति के लिए पेशेवर नजरिया हो। प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज का कॉन्सेप्ट दिया लेनिन ने। पेशेवर क्रांतिकारी ही क्रांति कर सकते हैं, गैर पेशेवर लोग नहीं कर सकते। सो पॉलिटिक्स में पहली बार पेशेवर गुणवत्ता और उसके जो तत्व हैं उनका लेनिन ने विकास किया। अगर मैं चाहता हूं कि साहित्य क्रांति का वाहक बने, तो यह बताइए मुझे कि इसमें पेशेवर नजरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिना पेशेवर हुए आप साहित्य को क्रांति का वाहक नहीं बना सकते। साहित्य में पेशेवर रवैया कैसे आता है?
साहित्य में पेशेवर रवैया तब आता है जब साहित्य को लिखते, पढ़ते, विश्लेषित करते समय आप साहित्य की थ्योरी को जाने, उसे लागू करें, उसके अनुसार लिखें और आचरण करें। और हमारे यहां क्या है, हमारे यहां तो ज्यादातर जो आलोचक हैं अभी, उन आलोचकों की हालत यह है कि वे लिटरेरी थ्योरी का थॉ नहीं जानते और वे साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक हैं। दावे के साथ कहते हैं वे कि वे साहित्यकार और साहित्य के मर्मज्ञ आलोचक हैं। टेरी गिल्टन ने कहा कि अगर आपको साहित्य में रिवॉल्यूशन करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास में लिटरेरी थ्योरी की समझ हो। तो आप लिटरेरी थ्योरी और उसके प्रयोग को तो मानते ही नहीं है और आप लेनिन को क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेनिन को आत्मसात करना चाहते हैं। दोनों में से कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि लेनिन ने पहली बार यह किया, रेवोल्यूशन में प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज को जोड़ा, उसने पेशेवर क्रांतिकारिता को जन्म दिया। स्वतः स्फूर्त क्रांतिकारिता नहीं, स्वतः स्फूर्त कॉन्शसनेस नहीं, बस सचेत राजनीतिक चेतना, सचेत क्रांतिकारी चेतना। साहित्य में जो लोग हैं जो साहित्य को क्रांति का दर्पण बनाना चाहते हैं, वे जरूरी तौर पर पेशेवर बने। और पेशेवर बनने का मतलब यह है कि लेखन के तो पेशेवर होंगे ही, वे उसके सिद्धांत के भी पेशेवर ज्ञाता बने। हम में से अधिकतर लोगों की स्थिति है कि वो लिटरेरी थ्योरी देख के तो बिल्कुल पल्ला झाड़ के भागते हैं और थ्योरियां और उसमें जो तमगे जो देते हैं वो देखने लायक होते हैं। वो तय कर रहे हैं अभी कौन आलोचक है, कौन आलोचक नहीं है, कौन लेखक है, कौन लेखक नहीं है। जिस लेखक के माने प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र उठाइए ना आप, जो 36 में जिसको प्रेमचंद ने जारी किया था, किसे कहते हैं प्रगतिशील साहित्य? प्रगतिशील साहित्य उसे कहते हैं जो हमें सुलाए नहीं, जगाए। अरे आप तो जब टीवी पर बोलने आते हैं, आप फेसबुक लाइव पर बोलने आते हैं तो लगता है कि सो रहे हैं आप। आपके अंदर ऊर्जा और ओज और पेशेवर रुख तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। आपके लिए साहित्य का मतलब अर्थनीति है और आर्थिक दृष्टिकोण है। और तय मान लीजिए, इससे आप मोदी को नहीं हरा सकते, आप इससे मोदी को नहीं हरा सकते और आप कभी भी इस दृष्टिकोण से क्रांति नहीं कर सकते। क्रांति के लेखन के लिए जरूरी है कि आप प्रोफेशनल ढंग से उसे विकसित करें, आप प्रोफेशनल रवैया विकसित करें, प्रोफेशनली आप लिटरेरी थ्योरी के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करें। और यह बात और कोई नहीं कह रहा, टेरी गिल्टन ने कही थी। क्या चाहिए मुझे अगर रेवोल्यूशन चाहिए और रेवोल्यूशनरी साहित्य चाहिए, मुझे ऐसे लेखक चाहिए जो रेवोल्यूशन के साथ खड़े हों, तो मैं देखना चाहता हूं कि उनका पेशेवर रवैया है कि नहीं है। वे साहित्य के प्रति पेशेवर रवैया अगर नहीं है तो वे कभी उनका साहित्य, उनका लिखा हुआ, चाहे वो जितना पढ़ा जाता हो, चाहे वो जितना बिकता हो और चाहे उसकी जितनी रॉयल्टी आती हो, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आप जान लीजिए इस बात को कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब लिखा था ना मार्क्स ने, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को छापने वाला नहीं मिल रहा था। एक व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से किसी एक बहुत ही गुमनाम से, अनजान से प्रेस वाले को पकड़ के उन्होंने किसी तरह से वो मैनिफेस्टो छपवाया और आज वो मैनिफेस्टो दुनिया का सबसे कीमती दस्तावेज है। बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है वो, और सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है सारी दुनिया में। 2 नंबर की किताब है सारी दुनिया में वो। कोई रॉयल्टी नहीं आई, छापने वाला ही नहीं मिला था। और हमारे यहां लेखकों की क्या स्थिति है? हमारे यहां लेखकों की स्थिति है कि वो अपने जीते जी उनकी रचनाएं लोग भूल जाते हैं, उनके सामने भूल जाते हैं पढ़ के कि इन्होंने कोई ऐसी भी रचना लिखी थी जो याद रखने लायक है। सोवियत संघ कैसा समाज बनाया लेनिन ने? समाज में शोषण के सभी रूप खत्म कर दिए। इसके बावजूद
टॉल्स्टॉय ज्यादा पढ़े गए, गोरकी ज्यादा पढ़े गए, चेखव ज्यादा पढ़े गए। और चेतना कैसी थी लेनिन की साहित्य के प्रति? वो जो चेखव की कहानी थी ना, वार्ड नंबर 6, लेनिन ने पढ़ी थी, पढ़ने का सो नहीं पाए। लेनिन ने लिखा है कि वार्ड नंबर 6 पढ़ने के बाद में मुझे रात भर नींद नहीं आई और मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि जार ने कैसा भयावह देश बनाया है। ये साहित्यिक चेतना थी लेनिन के पास। क्या सीखूं मैं लेनिन से? मैं लेनिन से सीखूं यह कि मुझे पेशेवर रवैया अपनाना चाहिए चीजों के प्रति। मैं राजनीति में हूं, मैं सोशोलॉजी में हूं, मैं पॉलिटिक्स में हूं, सोशल साइंस में हूं, मैं दर्शन में हूं, मैं साहित्य में हूं, मैं नाटक में हूं। मेरा रवैया कौन सा होना चाहिए? मेरा प्रोफेशनल रवैया होना चाहिए। थिएटर में प्रोफेशनल रवैया किसने विकसित किया? लेनिन से प्रभावित होकर ब्रेख्ट ने। ब्रेख्ट ने इसे लिखा भी। अगर आपको रेवोल्यूशन करना है तो आपको पेशेवर रवैया पैदा करना होगा। पेशेवर रवैया पैदा करेंगे तो आप सारी दुनिया को, आप लैंग्वेज की बाउंड्रीज को क्रॉस करके प्रभावित करेंगे। आप सोचिए जरा, भरत ने जो नाट्यशास्त्र लिखा, भरत तो क्रांतिकारी भी नहीं थे लेकिन प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनली लिखा था नाट्यशास्त्र। सारी दुनिया में थिएटर के लोगों में वो पढ़ाया जाता है आज भी। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक आज भी सारी दुनिया में बाकायदा एप्रिशिएट किया जाता है, उसकी बार बार चर्चा होती है, क्योंकि पेशेवर रवैये की और पेशेवर लेखन की अपनी एक खूबी है। और इस चीज को लेनिन ने पहचाना था। और किसके जरिए पहचाना? मजदूरों और किसानों की राजनीति करते हुए कि मजदूर और किसानों का अगर संगठन बनाना हो तो संगठन बनाने के लिए कौन चाहिए? पेशेवर क्रांतिकारी। तो पेशेवर जो नजरिया है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिना इसके आप क्रांतिकारी साहित्य नहीं लिख सकते, बिना इसके आप क्रांति भी नहीं कर सकते। लास्ट, हम क्या करें? भारत की जो दशा है वो बिल्कुल एक हिंदी में एक बहुत सुंदर कविता की पंक्ति याद आ रही है मुझे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा को देख के कृष्ण को बड़ा दुख हुआ कि यार बड़ी बुरी हालत है तेरी, तो तू तो मेरे साथ पढ़ा था। ये वो भारत है जिस भारत को हमने बनाया था, आजाद कराया था, और इसकी बिल्कुल वो सुदामा जैसी दशा है। भारत इस दशा से निकले। लेनिन के जन्मदिन पर जो सबसे बड़ा हमारी तरफ से ट्रिब्यूट होगा, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि होगी, वो ये होगी कि भारत इस दीन दशा से निकले। कौन सी चीज जरूरी है दीन दशा से निकलने के लिए? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उन सभी लोगों को हम प्यार करना सीख जाएं। लेनिन ने सोवियत किया और सारी दुनिया को अक्टूबर रेवोल्यूशन के जरिए प्रभावित किया। तो जानते हो किसके जरिए प्रभावित किया? उसने कहा कि सारी सत्ता किसकी? सोवियतों की। सत्ता किसके हाथ में होगी? सत्ता का मालिक कौन होगा? जनता, सोवियतों की। और प्यार कैसे करते थे जनता को? वो किस्सा बहुत फेमस है, मैं कई बार लिख चुका हूं फेसबुक पर, मुझे अभी जस्ट रेंडमली मुझे याद आ रहा है। वो जब रेवोल्यूशन हो गया तो एक घोड़ा बेचने वाला था, उसके घोड़े जार ने खरीद लिए थे और वो बेचारे लग गए थे और उसका पेमेंट नहीं आया था। अब वो सरकार बदल गई, इस बीच में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांतिकारी लोग सरकार में आ गए।
अब वो बहुत परेशान घोड़े वाला कि यार सरकार बदल गई, वो पिछली सरकार का तो हिसाब ही नहीं है हमारे पास। और हालत ये थी जब सरकार जिस समय बदली तो उस समय बड़ी भागदौड़ मची हुई थी, लोग ट्रेजरी को लूट के भाग रहे थे, कोई चीज लेके लेके भाग रहे थे, जिसके हाथ में जो आ रहा था वो ले लेके भाग रहा था। लेनिन ने राजाज्ञा जारी की दो। पहली राजाज्ञा जारी ये की कि जो सरकारी कर्मचारी जिस पद पर है, जहां है वो वहीं रहेगा, हम उसे नौकरी से नहीं हटाएंगे। तो उन लोगों को डर लग रहा था सरकार बदल गई है, कम्युनिस्ट आ गए हैं, तो शायद जो पहले जो जार के जमाने में नौकरी करते थे वे निकाल न दिए जाएं, खासतौर पर बैंक में। ये दिक्कत थी। और दूसरी राजाज्ञा एक जारी की, वो व्यक्ति वो लेनिन से मिलने गया, घोड़ा बेचने वाला, कि देखिए सरकार बदल गई और मेरी मुश्किल यह है कि मेरे तो घोड़ों का पेमेंट नहीं हुआ, इस बीच में सरकार बदल गई, मैंने घोड़े बेचे थे पिछली सरकार को। तो लेनिन ने कहा कि हाँ तुमने घोड़े बेचे थे तो अगर तो तुम्हारा पेमेंट पहले होगा, उसमें क्या है, लाइन में लगना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं लाइन में लगाऊं। वो लाइन पे लगा था, पहला नंबर था उसका। सोवियत संघ की ट्रेजरी से जो पहला पेमेंट हुआ, वो पहला पेमेंट हुआ उस घोड़े वाले के घोड़ों की खरीद का। वो राजाज्ञा में था। जो दूसरा ऑर्डिनेंस निकाला लेनिन ने कि उस घोड़े वाले का जो पिछली सरकार का देनदारी थी, उस घोड़े वाले का भुगतान पहले किया जाए। ये जो एकदम नीचे जो जमीन से चिपका हुआ आदमी है, साधारण आदमी है, उससे भी सरकार को मोह होना चाहिए। ये हेट नहीं होनी चाहिए। वो जार का नौकर था, जार को घोड़े बेचे थे उसने, कम्युनिस्टों को घोड़े नहीं बेचे थे उसने। लेकिन लेनिन ने कहा कि नहीं, तुम्हारा पेमेंट पहले होगा। मैं जो चीज अगर आप भारत को एक चमकता भारत देखना चाहते हैं तो सरकार ये सीखे, सरकार के जो लोग हैं वे ये सीखें, जो नीचे हैं वो सामान्य जनता से प्यार करना सीखें। सोवियत संघ में किसी से हेट नहीं थी, किसी से घृणा नहीं करते थे लोग, सबसे प्यार करते थे। और यही चीज अक्टूबर रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी ताकत थी कि मजदूरों किसानों के साथ में जो एलिट वर्ग का अविजन का जो भेद था, दूरी थी, अंतराल था, वो खत्म हुआ। हमारे यहां तो छोटे बड़े का भेद अभी भी है, अमीर और गरीब का भेद अभी भी है। ये सब खत्म होना चाहिए। ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये दिक्कतें रहेंगी, ये झगड़े रहेंगे। सोवियत संघ में ये झगड़े नहीं हुए। एक और उदाहरण दे रहा हूं जो कि आपको इस बात समझ में आए। सोवियत संघ में जब क्रांति के लिए वोट पड़ना था पार्लियामेंट में, एक तरफ मेंशेविक थे, एक तरफ बोल्शेविक थे। जॉर्ज प्लेखानोव जो कि मार्क्सवाद के दादा गुरु माने जाते हैं, जॉर्ज प्लेखानोव ने रेवोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया। मेंशेविक कहलाए वो। उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला। और यह बात सच है कि कालांतर में उनकी बात सही साबित हुई। उन्होंने वोट दिया खिलाफ में। बोल्शेविक एक तरफ थे जो रेवोल्यूशन के पक्ष में थे कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो, उसके नेतृत्व में सरकार चले, और प्लेखानोव और दूसरे लोग चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं हो। सरकार बनी कम्युनिस्टों की, प्रस्ताव पास हुआ बहुमत से। अब इस बीच में कुछ दिन बाद प्लेखानोव मर गए। और प्लेखानोव के मरने के बाद उसने रेवोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया था प्लेखानोव ने, लेकिन लेनिन ने प्लेखानोव के नाम पर सोवियत संघ का जो मार्क्सवाद लेनिनवाद का जो अध्ययन संस्थान है उसका गठन किया कि सोवियत संघ में मार्क्सवाद का जितना भी काम होगा वो इसी संस्थान में होगा, और ये संस्थान प्लेखानोव के नाम पर है, प्लेखानोव के लिए। ये है लेनिन कि जिससे एकदम शत्रुता थी, जिसने पार्लियामेंट में विरोध किया था, उसको भी लेनिन ने बड़े सम्मान के साथ में, बड़े रेस्पेक्ट के साथ में ट्रीट किया मरने के बाद। और हमारे यहां तो जीते जी जो है साले को ट्रीट नहीं करते ठीक से। तो लेनिन से सीखने के लिए बहुत कुछ है।
बहुत सारी चीजें हैं। स्त्रियों के लिए इक्वालिटी का राइट, लेखकों के लिए ये अधिकार कि लेखक जो चाहेंगे। गोरकी, सारी दुनिया में ये अधिकार लेखकों में किसी को नहीं था। गोरकी के पास में सारे सोवियत संघ से बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग शिकायतें लेकर आते थे और जानते थे कि गोरकी लेनिन के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और गोरकी के पास एक बार शिकायत हम कर देंगे तो हमारी शिकायत दूर हो जाएगी। तो गोरकी हर सप्ताह जो ढेर सारी शिकायतें उनके पास आती, गोरकी थे लेखक लेकिन जनता शिकायतें लेकर आती थी, और गोरकी बाकायदा वो पूरा पुलंदा बना के शिकायतों का हर सप्ताह लेनिन के घर जाते थे और जाके रखाते थे कि ये शिकायतें आई हैं, इनका निपटारा करना है, और लेनिन कहते कि हो जाएगा। इसे कहते हैं लेनिन जीनियस, मानवीय मूल्यों में अनपैरेलल, दोस्ती ऐसी जिसे वो अंत तक उसने निभाया, और मजदूरों किसानों की चेतना और राय का सम्मान करने वाला। शासक कैसा होना चाहिए? जो मजदूरों और किसानों की चेतना और अनुभूतियों का सम्मान करे, उनकी भावनाओं को समझे। यही लेनिन की ताकत थी, और इसी ने लेनिन को महान बनाया, और इसी ने अक्टूबर रेवोल्यूशन को संभव बनाया। जो सोवियत संघ एक पिछड़ा हुआ देश था, वो सोवियत संघ, लेनिन ने एक सुपर पावर बनने की उसने नींव और आकांक्षा पैदा कर दी। उसमें हजार गलतियां हुई हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो लेनिन की ताकत है, वो ताकत देखनी चाहिए। हर व्यक्ति की जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, जो सकारात्मक गुण है, उसके उन्हें देखा जाना चाहिए, उनके आधार पर फैसले लिए जाने चाहिए, क्योंकि वही चीज प्रभावित करती है और समाज को बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।